फ्रेंड्स, सब्सक्राइब टू आवर चैनल द बेसिक नॉलेज। ऑलरेडी हमने इस टॉपिक पर द क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट पर 3 वीडियोस बना चुके हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, अगर आपने नहीं देखा तो जाकर देख सकते हैं। और इससे रिलेटेड आपको जो भी टॉपिक्स पे या फिर जो भी सब्जेक्ट्स पे आपको वीडियो चाहिए, आप हमें जो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि हमें ये चाहिए, तो मैं वीडियो बनाकर अपलोड कर दूँगी। ठीक है, ज़रूर कमेंट करें। लेट्स स्टार्ट। हमने पढ़ा था क्रॉप प्रोडक्शन क्या है, हाउ वी मैनेज क्रॉप प्रोडक्शन। हमने देखा था एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस क्या क्या हैं। ठीक है, और फिर हमने डिटेल में समझा था खरीफ क्रॉप को, रबी क्रॉप को। फिर हमने देखा एक एक को अच्छे से डिस्क्राइब कर कि प्रिपरेशन ऑफ सॉइल क्या है और सॉइल को प्रिपेयर कैसे किया जाता है। फिर हमने देखा एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स क्या क्या टूल्स हैं जिससे हम एग्रीकल्चर करते हैं। पढ़ा प्लो हो पढ़ा हमने। ठीक है, कल्टीवेटर का यूज पढ़ा था। ठीक है, फिर हमने पढ़ा था सोविंग कैसे करते हैं। पुराने ज़माने में कुछ इस तरह सोविंग की जाती थी। ठीक है, फिर आजकल जो है हम लोग ड्रिलिंग मेथड से जो है सोइंग करते हैं ट्रैक्टर के साथ फिट करके। और हमने पढ़ा एडिंग मैनर एंड फर्टिलाइज़र, किस तरह हम लोग फर्टिलाइज़र को ऐड करते थे सॉइल में और क्यों ऐड करना चाहिए, मैनर की क्या ज़रूरत है, फर्टिलाइज़र की क्या ज़रूरत है। ठीक है, ऐसा हमने पढ़ लिया था। फिर हमने पढ़ा था कि एक सॉइल है जिसमें एक 3 ऐसे ग्लासेस लेने हैं, जिसमें से एक में जो है लेना है सॉइल के साथ में बायो फर्टिलाइज़र, और एक में लेना है सॉइल के साथ केमिकल फर्टिलाइज़र, और एक में लेना है सिर्फ सॉइल। तो हम देखेंगे जिसमें हमने मैनर एंड फर्टिलाइज़र डाला हुआ है उसमें प्लांट जो है ग्रोथ अच्छा फास्ट किया है। ठीक है, तो इससे हम समझ सकते हैं कि मैनर एंड फर्टिलाइज़र क्यों ज़रूरी है। ये जो है सॉइल को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है और इससे प्लांट का ग्रोथ बेटर होता है। ठीक है, ये हमने पढ़ा था। फर्टिलाइज़र और मैनर में क्या डिफरेंस होता है, ये सब हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। इरिगेशन हमने पढ़ा था। पुराने ज़माने में इरिगेशन के अलग अलग मेथड्स थे, जैसे कि हो गया मोट, हो गया पुली सिस्टम, चेन पंप हो गया, ढेकली और राहत वगैरह, जितने सारे सिस्टम्स हैं पुराने ज़माने में होते थे। और नॉर्मली मॉडर्न मेथड जो हैं वो 2 हैं, स्प्रिंकलर सिस्टम एंड ड्रिप सिस्टम। ओके, स्प्रिंकलर सिस्टम नॉर्मली जो उबड़ खाबड़ इलाकों में होता है और वहाँ पानी की कमी होती है, इस वजह से इस सिस्टम में ऐसे पाइप लगा होता है और यहाँ पे एक नोज़ल लगा हुआ है, जिससे ये अगर मेन पाइप से पानी आए तो प्रेशर पड़कर ये नोज़ल घूमने लगता है और फिर चारों तरफ बारिश की तरह पानी गिरती है। ठीक है, और ड्रिप सिस्टम हमने पढ़ा था कि जिस जगह में वाटर स्कैर्सिटी होती है, पानी की कमी होती है, यहाँ पर नॉर्मली ये होता है और हम लोग गार्डन्स में यूज कर सकते हैं इस मेथड को। और फिर ट्रीज़ में या फिर फ्रूट प्लांट जितने सारे होते हैं, ये ड्रिप मेथड से जो है इरिगेशन किया जाता है। ठीक है, इरिगेशन क्या होता है या फिर जितने सारे टेक्निक्स हैं, क्रॉप कैसे किए जाएंगे, उनका प्रोडक्शन कैसे होगा और उनको किस तरह मैनेजमेंट किया जाए, हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा है पार्ट 1, 2, 3 में। अगर आपने नहीं देखा है आप जाकर वहाँ देखें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि एंड जो बेल आइकन है उसको दबा दें ताकि जितना भी वीडियो हम डालें तो नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। ठीक है, और जो भी वीडियो आपको चाहिए आप उसको कमेंट बॉक्स में लिख कर दें, हम कोशिश करेंगे आपके सारे नीड्स को पूरा करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप था हमारा प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स। ओके, वीड्स से प्रोटेक्शन करना ये एक बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण कार्य है क्रॉप के लिए। तो प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड, पहले जान लेंगे कि वीड क्या होता है। तो वीड जो होते हैं ना, तो अननेसेसरी प्लांट्स होते हैं जो कि हमारे क्रॉप के साथ ग्रो कर जाते हैं। ठीक है, जब हमने इरिगेशन करवा लिया, पहली बात तो हमने प्रिपरेशन ऑफ सॉइल की थी जिसमें हमने टिलिंग करवाया था, प्लोइंग करवाया था। ठीक है, और फिर हमने उसमें क्या किया, सोइंग किया, अच्छा फसल बो दिया सिलेक्ट करके। ठीक है, फिर उसमें इरिगेशन करवा लिया ताकि अच्छी तरह से, फिर हमने मैन्योर भी डाला था, है ना, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल के वक्त। और फिर क्या हुआ, हमने इरिगेशन करवा लिया तो सारे न्यूट्रिएंट्स से रिच है अब हमारा फील्ड। तो फिर इरिगेशन यानी पानी पा करके क्या हुआ ना, उसके अंदर जो है सारे न्यूट्रिएंट्स भरपूर हो जाते हैं और फिर प्लांट ग्रो करने लगता है। जब प्लांट ग्रो करने लगता है उसके साथ कुछ अननेसेसरी प्लांट्स भी होते हैं उसके अगल बगल, वो भी ग्रो करने लगते हैं। ठीक है, जितना भी वो ग्रो करते हैं तो हमारे जितने सारे डिज़ायरेबल क्रॉप हैं या फिर प्लांट हैं जिसे हमने लगाया है, तो वो उसका जो है न्यूट्रिएंट्स, सनलाइट, ये सब क्या करते हैं, शेयर करने लगते हैं। इसकी वजह से जो हमारा ओन प्लांट है या फिर जिसको हम लोग ग्रो करना चाहते हैं तो उसका जो न्यूट्रिएंट्स है वो थोड़ा कम जाता है और वो उसको शेयर कर लेता है दूसरा जो वीड होता है। इसलिए हम केमिकल्स का यूज करके इसको ख़त्म करते हैं या फिर हैंड के थ्रू इसको निकाल करके वीडिसाइड का यूज कर देते हैं। ठीक है,
देखेंगे, बुझू एंड पहेली वेंट टू ए नियर बाय wheat field and saw that there were some other plants in the field growing along with wheat plants। वो लोग गए गेहूं के खेत में, तो उन्होंने देखा कि एक्चुअली गेहूं के प्लांट के साथ ना कुछ अदर प्लांट भी ग्रो कर चुके हैं। ठीक है, हाउ दिस अदर प्लांट्स बिन प्लांटेड पर्पसली, क्या हमने इसको पर्पसली किया है कि हमें इससे फ़ायदा है या फिर हमें भी इससे कुछ उगाना है, ऐसा सोच करके क्या किसी ने इसको यहाँ लगाया है। ठीक है, तो बूझो के दिमाग में ये क्वेश्चन आ गई कि ये जितने सारे दूसरे प्लांट्स इसके साइड में ग्रो किए हैं ना, तो इन्हें भी क्या कोई लगाया हुआ है या फिर कुछ इससे प्रोडक्ट पाने के लिए किसी ने इसको लगाया है। ठीक है, देखते हैं एक्चुअली ये है क्या। हमने बता दिया है, इसको कोई हम लोग डिज़ायरेबल प्लांट के तौर पर नहीं लगाए हैं, ये ऑटोमेटिकली उग जाते हैं। ठीक है, इतने सारे न्यूट्रिएंट्स पा करके। इन अ फील्ड मेनी अदर अनडिज़ायरेबल प्लांट्स में ग्रो नेचुरली अलॉन्ग विद द क्रॉप। ठीक है, क्रॉप के साथ नेचुरली ये लोग ग्रो करने लगते हैं, इतने सारे जो हैं। दीज अनडिज़ायरेबल प्लांट्स आर कॉल्ड वीड्स। इसी अनडिज़ायरेबल प्लांट को ही हम वीड कहते हैं। द रिमूवल ऑफ वीड्स इज कॉल्ड वीडिंग। तो क्वेश्चन आ जाएगा, व्हाट इज वीडिंग। पहली बात तो हमें पता लगा कि वीड क्या होता है। अननेसेसरी प्लांट को हम वीड कहते हैं, और उसको साफ कर लेना, जमीन से निकाल देना, उसको वीडिंग कहते हैं। ठीक है, द रिमूवल ऑफ वीड्स इज कॉल्ड वीडिंग। वीडिंग इज नेसेसरी सिंस वीड्स compete with the crop plants for water, nutrients, space and light। ठीक है, इस वजह से हमें वीडिंग करना चाहिए, क्योंकि अगर हम वीडिंग नहीं करेंगे तो ये जो वीड हैं ये कंपटीशन करेंगे हमारे ओन प्लांट्स के साथ, जिसको हम लगाना चाहते हैं, जिसको हम ग्रो कराना चाहते हैं। ठीक है, किस में कम्पीट करेंगे, वाटर में। ठीक है, वाटर शेयरिंग करना पड़ेगा। फिर न्यूट्रिएंट्स, स्पेस, मतलब ये जो क्राउड, मतलब एक तरह का क्राउड हो जाएगा, सारे ओवरलैप कर जाएंगे एक दूसरे से, तो प्रॉपर डिस्टेंस में होना जरूरी है। और फिर हो जाएगा लाइट, ये सारे जो हैं शेयर कर लेते हैं विड। ठीक है, हमारे क्रॉप के साथ। दस दे अफेक्ट द ग्रोथ ऑफ द क्रॉप। इस वजह से जो हमारे क्रॉप का ग्रोथ है वो सही नहीं होता। फिर some weeds interfere even in harvesting and may be poisonous for animals and human beings। तो कुछ ऐसे पॉइजनस प्लांट्स भी होते हैं वीड में। ठीक है, और वो अगर हम वीडिंग नहीं करते तो वो फिर फसल के साथ ग्रो करने लगते हैं, और फिर जब हम हार्वेस्टिंग करके उसको घर लेके आ जाते हैं तो वो सारे जो जहरीले कुछ हो सकते हैं तो वीड्स जो उसके साथ आ सकते हैं हमारे अनाज में, जब हम उसको हार्वेस्टिंग करके घर लेके आएँ। ठीक है, तो ये हार्मफुल हो जाता है। पहली बात तो ये जो है compete करता है हमारे क्रॉप के साथ, न्यूट्रिएंट्स में, वाटर में, स्पेस में, लाइट में, इस वजह से हमें इसे ख़त्म करनी चाहिए। दूसरी बात कि इसमें कोई पॉइजनस और ख़राब होते हैं जो कि फिर बाद में हार्वेस्टिंग के वक्त बड़े हो जाने के बाद भी घर आ सकते हैं, इसीलिए हम उसको क्या करते हैं, वीडीसाइड डाल करके नष्ट कर देते हैं। फार्मर्स अडॉप्ट मेनी वे टू रिमूव weeds एंड कंट्रोल देयर ग्रोथ। Tilling before sowing of crops help in uprooting and killing the weeds which may then dry up and get mixed with the soil। देखें क्या करता है फार्मर, फार्मर्स अडॉप्ट मेनी वे टू रिमूव। ये जो फार्मर होते हैं ना, ये बहुत सारा तरीका अपनाते हैं कंट्रोल करने के लिए वीडिंग को, या फिर उसको जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए। सबसे पहली बात, ये जब टीलिंग करता है ना, ज़मीन पर हल चलाते हैं, तो उस दरमियान क्या होता है, ये लोग अपरूटिंग हो जाते हैं, मतलब उखड़ जाते हैं जड़ से। ठीक है, और फिर बाद में सूख जाते हैं, सूख करके उसी सॉइल में मिक्स हो जाते हैं। तो ये नेचुरली एक जो है मैनर की तरह काम करता है हमारे क्रॉप के लिए, अगर हम उसको टीलिंग के वक्त ही नष्ट कर देते हैं तो। ठीक है, द बेस्ट टाइम फॉर द रिमूवल ऑफ वीड्स इज बिफोर द प्रोड्यूस फ्लावर एंड सीड। ठीक है, इसको जो रिमूव करने का बेस्ट टाइम वही होता है जब ये फ्लावर या फिर सीड धारण ना करे, उससे पहले ही इसको खराब कर दिया जाए तो अच्छा रहता है। द मैनुअल रिमूवल इंक्लूड्स फिजिकल रिमूवल ऑफ वीड्स बाय अपरूटिंग और कटिंग देम क्लोज टू द ग्राउंड। ठीक है, जड़ से उसको काट देना या फिर उसको अपरूट करके फेंक देना फ्रॉम टाइम टू टाइम। ओके, दिस इज डन बाय द हेल्प ऑफ खुरपी। हम लोग खुरपी की मदद से हो या फिर हो के मदद से भी इसको कर सकते हैं, जितने सारे हमारे वीड रहे उनको निकाल सकते हैं सेपरेटली। दिस इज डन विद द हेल्प ऑफ खुरपी। अ सीड ड्रिल ऑल्सो टू अपरूट वीड्स। ठीक है, सीड ड्रिल भी यूज किया जाता है, सीड ड्रिल, जिससे हम क्या कर सकें, इन सारे वीड को अपरूट कर सकें, उखाड़ सकें। ठीक है, weeds are also controlled by using certain chemicals called weedicide। ठीक है, और इतने सारे weeds हैं उसको हम कंट्रोल करते हैं केमिकल से, और उस केमिकल को हम weedicide कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन आएगा व्हाट इज weedicide, तो हमें क्या कहना है, जो कि वीड को ख़त्म करेगा या फिर उसको कंट्रोल करेगा, उसी केमिकल को हम weedicide कहते हैं। लाइक 2,4-D, दीज आर स्प्रेड इन द फील्ड टू किल द weeds। इसको ना स्प्रे किया जाता है, एक केमिकल है
जिससे सारे वीड जो हैं वो ख़त्म हो जाते हैं, उनको कंट्रोल में ला सकते हैं हम लोग, ठीक है, उनके ग्रोथ को। दे डू नॉट डैमेज द क्रॉप्स, और ये एक बात याद रही कि वीडिसाइड जो है ना सिर्फ वीड को डैमेज करते हैं, क्रॉप्स को नहीं, इसको मार्क करने की ज़रूरत है, अच्छे से ध्यान से सुने कि वीडिसाइड जो हैं वो क्रॉप को नहीं बल्कि वीड को ख़त्म करते हैं। द वीडिसाइड्स आर डाइल्यूटेड विथ वाटर टू द एक्सटेंट रिक्वायर्ड एंड स्प्रेड इन द फील्ड विद अ स्प्रेयर, ठीक है, हम इसको मिला देते हैं पानी के साथ में और फिर स्प्रेयर की मदद से हम उसको स्प्रे कर देते हैं ताकि ये प्रॉपर जगह में सही तरह से मिल पाए। देखिए यहाँ पर एक पर्सन है जो वीडिसाइड डाल रहे हैं अपने फील्ड में, ठीक है, ओके। अच्छा, डू वीडिसाइड हैव एनी इफेक्ट ऑन द पर्सन्स हैंडलिंग एंड वीडिसाइड स्प्रेयर। अब देखें जो भी पर्सन वीडिसाइड को स्प्रे कर रहे हैं उनके लिए खतरनाक हो सकता है कि नहीं, आप सोचें एक बार, तो हो सकता है। वीडिसाइड एक केमिकल है और वो पर्सन को भी ये खतरा हो सकता है, इसीलिए वो पर्सन को चाहिए कि जब भी वो स्प्रे करें ना तो उनके नाक और उनके माउथ को कवर कर लें। देखिए यहाँ पे ये पर्सन मास्क लगाए हुए हैं ताकि इनके नोज में, इनके माउथ में कोई बैड इफेक्ट ना पड़े उस वीडिसाइड का, ठीक है। As already mentioned, the weedicides are sprayed during the vegetative growth of weed before flowering and seed formation. तो फ्लावरिंग और सीड फॉर्मेशन के पहले ही हम वीड को वीडिसाइड से नष्ट कर देते हैं, है ना। स्प्रेइंग ऑफ वीडिसाइड में अफेक्ट द हेल्थ ऑफ फार्मर्स, ठीक है, यहाँ पर बता दिया है हमारा एनसीईआरटी कि स्प्रेइंग ऑफ वीडिसाइड में अफेक्ट द हेल्थ ऑफ फार्मर के हेल्थ को जो है ये अफेक्ट कर सकता है। सो दे शुड यूज दिस केमिकल्स वेरी केयरफुली, दे शुड कवर देयर नोज एंड माउथ विद अ पीस ऑफ क्लॉथ ड्यूरिंग स्प्रेइंग दिस केमिकल्स। इस तरह के केमिकल्स को जब अप्लाई करें तो अपने फेस को कवर कर देना है, बेसिकली माउथ को एंड नोज को, ताकि इस केमिकल का असर उन पर ना पड़े। अब देखेंगे फाइनल जो है हार्वेस्टिंग, देन उसके बाद आएगा स्टोरेज। हार्वेस्टिंग क्या होता है? हार्वेस्टिंग ऑफ ए क्रॉप इज एन इम्पोर्टेंट टास्क। The cutting of crop after it is mature is called harvesting. In harvesting, crops are pulled out or cut close to the ground. It usually takes 3 to 4 months for a cereal crop to mature. ठीक है, पहली बात तो हार्वेस्टिंग क्या होता है? फसल को काट कर ना घर लेके आना, उसी को ही हार्वेस्टिंग कहते हैं। द कटिंग ऑफ क्रॉप आफ्टर इट इज़ मैच्योर, जब ये मैच्योर हो जाता है फिर हम उसको कट करके घर लेके आ जाते हैं, इसी को ही हार्वेस्टिंग कहा जाता है। इन हार्वेस्टिंग क्रॉप्स आर पुल्ड आउट और कट क्लोज टू द ग्राउंड, इनको ना बिल्कुल क्लोज से जड़ से काटा जाता है। इट यूजुअली टेक्स 3 to 4 months फॉर अ सीरियल क्रॉप टू मैच्योर, एक सीरियल को बेसिकली ग्रो करने में 3 to 4 months लग जाते हैं। हार्वेस्टिंग इन आवर कंट्री इज ईदर डन मैनुअली बाय सिकल और बाय अ मशीन कॉल्ड हार्वेस्टर। इंडिया की बात करें तो हार्वेस्टिंग जो है बेसिकली सिकल से किया जाता है या फिर हार्वेस्टर से। अब देखें यहाँ पे ये सिकल है, ठीक है, इससे क्रॉप को काटा जाता है। इन द हार्वेस्टेड क्रॉप द ग्रेन सीड नीड टू बी सेपरेटेड फ्रॉम द चैफ। चैफ होता है अनाज का वो हिस्सा जिसे हम खाते नहीं हैं, छिलका जैसे हो, ठीक है। अगर हम एक ग्रेन लेंगे उसका ऊपर का जो हिस्सा होता है ना, चावल निकाल देने के बाद में, फॉर एग्जांपल पैडी ले लेंगे, चावल निकालने के बाद राइस का जो चावल निकालने के बाद जो छिलका ऊपर का बच जाता है उसी को चैफ कहते हैं, जिसे हम नहीं खाते, ठीक है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड थ्रेसिंग, ठीक है। तो क्वेश्चन आएगा व्हाट इज थ्रेसिंग, ने क्या होगा उसका आंसर? इन द हार्वेस्टेड क्रॉप द ग्रेन सीड नीड टू बी सेपरेटेड फ्रॉम द चैफ। तो हमें क्या करना है, वो ग्रेन से चैफ को अलग कर देना है, उसी को ही थ्रेसिंग कहते हैं। दिस इज कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ द मशीन कॉल्ड कॉम्बाइन, ठीक है, याद रखना है मशीन का नाम कॉम्बाइन है, बहुत इंपॉर्टेंट। तो जिस मशीन से हम लोग क्या करते हैं, उसके चैफ को अलग करते हैं और थ्रेसिंग करते हैं, उसी मशीन को कॉम्बाइन कहते हैं, विच इज़ इन फैक्ट ए हार्वेस्टर एज वेल एज द थ्रेशर। इसी वजह से इसको कॉम्बाइन कहते हैं क्योंकि इसमें दो काम होता है। पहली बात तो इससे ये हार्वेस्टर की तरह काम करता है, फसल को काटने में, कटिंग में हेल्प करता है। दूसरी बात ये थ्रेशर है, दैट मीन इससे ना जितना सारा चैफ है, अननेसेसरी पार्ट है, वो अलग हो जाता है। सो इट्स एक्ट्स एज थ्रेशर। आफ्टर हार्वेस्टिंग समटाइम्स stubs are left in the field which are burnt by farmers. Paheli is worried. She knows that it causes pollution. It may also catch fire and damage the crops lying in the fields. Okay. So after harvesting, sometimes stubs are left in the field which are burnt by farmers. कुछ हिस्से जो हैं हम लोग काटने के बाद, हार्वेस्टिंग करने के बाद जो बच जाते हैं, ठीक है, उसको फिर जला दिया जाता है ताकि वो एक मैनर की तरह बाद में फिर इस्तेमाल हो सके, ठीक है।
फार्मर्स विथ स्मॉल होल्डिंग्स ऑफ लैंड डू द सेपरेशन ऑफ ग्रेन एंड चैप बाय विनोइंग। यू हैव ऑलरेडी, देखो जो छोटे छोटे फील्ड होते हैं ना, छोटे छोटे जो होल्ड करते हैं किसान लोग छोटे छोटे फील्ड को, तो वो लोग क्या करते हैं, विनोइंग मेथड से जो है ग्रेन के साथ में ग्रेन को अलग और चैफ को अलग कर देते हैं। ठीक है, जिसकी बड़ी खेत होती है और उसको बहुत ज़्यादा क्रॉप प्रोडक्शन करना पड़ता है, तो वो एक कॉम्बाइन मशीन से करता है। पहले तो उसको उस मशीन से हार्वेस्टर, यानी हार्वेस्टर की तरह वो मशीन काम करता है, इसलिए वो क्या करता है, फसल को उससे काट के ले आता है, और फिर उससे वो थ्रेसर की तरह भी काम करता है, दैट मीन उससे थ्रेसिंग भी कर लेता है, चैप को भी अलग कर देता है। लेकिन जो छोटे छोटे खेत होते हैं ना, तो वहाँ पर फार्मर्स विनोइंग मेथड का यूज करते हैं। ठीक है, इससे वो ग्रेन और चैप को अलग करते हैं। आप देख सकते हैं ये वाला है विनिंग मेथड, ये विनिंग मशीन है जिससे वो क्या करते हैं, चैफ को अलग करते हैं। नेक्स्ट अब देखेंगे हम लोग कुछ हार्वेस्टिंग फेस्टिवल्स हैं। ठीक है, इंडिया जो है बेसिकली ये कल्टीवेशन को लेकर बहुत सारे फेस्टिवल्स हैं जो इंडिया में मनाए जाते हैं। ठीक है, आफ्टर 3 और 4 months ऑफ हार्ड वर्क देयर कम्स द डे ऑफ द हार्वेस्ट। ठीक है, 3-4 महीनों के कठिन परिश्रम के बाद ना एक दिन आता है जब हम हार्वेस्ट करते हैं, है ना, अपनी मेहनत का फल पाते हैं। द साइट ऑफ गोल्डन फील्ड्स ऑफ स्टैंडिंग क्रॉप लैडन विद ग्रेन फिल्स द हार्ट्स ऑफ द फार्मर विद जॉय। और इतना सारा अनाज देख करके ना फार्मर बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। एंड अ सेंस ऑफ वेल बींग, द एफर्ट्स ऑफ द पास्ट सीजन have borne fruit and it is the time to relax and enjoy a little। किसान जो है बहुत ज़्यादा मेहनत करता है। ठीक है, 3-4 महीने के कठिन परिश्रम के बाद आज उसको फल मिलने वाला है, आज थोड़ा वो आराम कर लेगा, ऐसा सोचकर उस दिन क्या किया जाता है, फेस्टिवल मनाया जाता है। इंडिया में बहुत सारे होते हैं कल्टिवेटिंग फेस्टिवल्स। द पीरियड ऑफ हार्वेस्ट इज दस ऑफ ग्रेट जॉय, ठीक है, एंड हैप्पीनेस इन ऑल पार्ट्स ऑफ इंडिया। इंडिया के हर हिस्से में जो है खुशी छा जाती है इस दिन, क्योंकि हम इसमें हार्वेस्ट करते हैं इस दिन। मैन एंड वुमेन सेलिब्रेट इट विद ग्रेट इथुएजिम। स्पेशल फेस्टिवल एसोसिएटेड विद द हार्वेस्ट सीजन्स आर पोंगल, बैसाखी, होली, दिवाली, नावन्य एंड बिहू। ठीक है, बिहू बहुत फेमस है असम में। तो इसके लिए स्पेशल फेस्टिवल्स क्या हैं जो कि रिलेटेड हैं हमारे कल्टीवेशन से। पहला हो गया पोंगल, बैसाखी, होली, दिवाली, नावन्य एंड बिहू। उड़ीसा में बैसाखी बहुत अच्छी तरह से होता है और बिहू असम में। ठीक है, तो ये जितने सारे फेस्टिवल्स हैं ये सारे तभी होते हैं जब हार्वेस्टिंग होती है। ठीक है, खुशी के लिए। अब देखते हैं ये लास्ट जो पार्ट है स्टोरेज, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फसल को हमने क्या किया, पहले तो प्रिपरेशन ऑफ सॉइल की, अच्छी तरह से मिट्टी को बना दिया, फिर उसमें हमने सोइंग कर दिया, मैन्योर डाल दिया, फर्टिलाइजर डाल दिया, फिर उसमें हमने इरिगेशन कर लिया, इरिगेशन के साथ कुछ वीड उगाए तो फिर हमने उसको वीडिंग के थ्रू ख़त्म कर दिया। ठीक है, फिर हमने क्या किया, प्लांट जब ग्रो करने लगे तो उसको हम काट के लेके आ गए घर। ठीक है, फिर हमने क्या किया, विनोइंग हो या फिर कॉम्बाइन मशीन के थ्रू हमने उससे चैफ अलग कर दिया। अब हमें बिल्कुल अच्छे ग्रेन्स मिल चुके हैं, तो फिर इसको क्या करना है, अच्छी जगह स्टोर करना है, क्योंकि इतने सारे प्रोसेसेस के बाद अभी स्टोरिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि अगर ख़राब जगह रख देंगे जहाँ पर मॉइस्चर हो ज़्यादा या फिर कीड़े मकोड़े हों, रैट्स वगैरह हो, तो ये फसल को ख़राब कर सकते हैं, इसीलिए इनको प्रॉपर जगह में रखना ज़रूरी है। ठीक है, स्टोरेज ऑफ produce is an important task. If the harvested grain are to kept for longer time, they should be safe from moisture, insects, rats and microorganisms. अगर हमें उनको ज़्यादा समय तक रखना है, ठीक है, ज़्यादा दिन तक, तो हमें उनको मॉइस्चर फ्री करना है, इंसेक्ट से दूर रखना है, रैट माइक्रो ऑर्गेनिज्म से दूर रखना पड़ेगा, तब जा करके ये ज़्यादा टाइम लास्टिंग कर सकता है। Harvested grains have more moisture. If freshly harvested grains are stored without drying, they may get spoiled or attacked by organisms. Okay, तो ये जो होते हैं ना, इसलिए हम उसको सारे अनाज को पहले सुखाते हैं ताकि उसका मॉइस्चर ख़त्म हो जाए, फिर हम उसको रखते हैं। क्योंकि अगर वो जो है वेट हुआ ना, तो उसमें जितने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होंगे वो अटैक करेंगे। ठीक है, मेकिंग देम अनफिट फॉर यूज फॉर जर्मिनेशन, और फिर वो ख़राब हो जाता है, अनफिट हो जाता है जर्मिनेशन के लिए, और फिर वो अच्छे से जर्मिनेट नहीं कर पाता, फिर बाद में हम उसे सीड की तरह यूज नहीं कर पाते। ठीक है, हेंस बिफोर स्टोरिंग देम द ग्रेन्स आर प्रॉपरली ड्राइड इन द सन टू रिड्यूस द मॉइस्चर इन देम। ठीक है, इसीलिए सुखाया जाता है। आप देखे होंगे कि मूवीज़ वगैरह में हो या आपके घर में आपकी माँ दादी माँ ऐसे सुखाई होंगी अनाज को। ठीक है, ताकि इसके अंदर का मॉइस्चर निकल जाए और फिर हम उसको अच्छी तरह से स्टोर कर पाएँ। दिस प्रिवेंट द अटैक बाय इंसेक्ट, पेस्ट, बैक्टीरिया एंड फंगी। तो इससे क्या हो जाता है, इंसेक्ट से बच जाता है हमारा क्रॉप, बैक्टीरिया और फंगी से। ठीक है,
I saw my mother putting some dried neem leaves in an iron drum containing wheat. I wonder why. ठीक है, अब पहली को जो है कन्फ्यूजन है कि मैंने ना अभी कभी देखा था कि कंटेनर में मेरी माँ अनाज रखते हुए ना उसमें कुछ नीम के पत्ते डाल रही थी। ठीक है, मुझे समझ में नहीं आया कि वो क्यों डाल रही थी। ठीक है, तो आप सोचें कि क्यों पहले की मम्मी जो हैं वो डाल रही थी नीम के पत्ते डाल रही थी। हाँ, तो क्यों डाल रही थी? क्योंकि उन्हें अपने अनाज को स्टोर करना है ताकि उसको इंसेक्ट वगैरह जो है ख़राब ना करें। तो नीम का जो क्वालिटी होता है वो अच्छा होता है और वहाँ पर जो है बैक्टीरिया, फंगल, इन सब का जो ग्रो नहीं हो पाता। ठीक है, इस वजह से नीम का पत्ता उनकी मम्मी सुखाकर डाल रही थी। सॉइल्स फॉर स्टोरेज ऑफ ग्रेन, सब देखें इस तरह से जो है सिलो हैं जिसमें क्या किया जाता है, स्टोर, ग्रेन को स्टोर करके रखा जाता है। ठीक है, गवर्नमेंट इसको स्टोर करके रखता है, फिर कभी विपत्ति आए या फिर बेचना हो तो उसको इससे निकाल करके बेचा जाता है। इसमें बिल्कुल सेफ रहता है बहुत दिनों तक। ठीक है, और ख़राब नहीं होता। अब देखें स्टोरेज ऑफ ग्रेन इन गनी बैग्स इन ग्रैनरीज। देखें ग्रैनरीज में ऐसे रखा जाता है इस तरह के बैग में स्टोर करके ताकि वो ख़राब ना हो। ठीक है, फार्मर्स स्टोर ग्रेन इन जोट बैग और मेटालिक बिन्स, मेटालिक बिन में या फिर जोट के बैग हैं उसमें रखते हैं। हावेवर लार्ज स्केल स्टोरेज ऑफ ग्रेन इज डन इन सिलो एंड ग्रैनरीज टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम पेस्ट लाइक रैट एंड इंसेक्ट। ठीक है, तो रैट को या फिर इंसेक्ट से बचाने के लिए जो बड़े बड़े बहुत तादाद में ज़्यादा तादाद में अगर हम ग्रेन को उगाएं तो फिर उसको सीलो में रखते हैं और या फिर ग्रैनरी में। आप देख सकते हैं ये वाला जो है ग्रैनरी है, यहाँ पे रखा जाता है ताकि वो प्रोटेक्टेड रहें और फिर उनको सीलो में रखा जाता है। ये रहा सीलो। ठीक है, इसमें रखा जाता है, वो लोग स्टोर होकर रहें अच्छे से, मतलब जितने सारे प्लांट्स हमारे हैं वो बेटर रहें। ड्राइड नीम लीव्स आर यूज्ड फॉर स्टोरिंग फूड ग्रेन्स एट होम। ड्राइड नीम लीव्स जो हैं वो यूज किए जाते हैं ताकि ग्रेन जो हैं वो स्टोर होकर अच्छी तरह रहें। फॉर स्टोरिंग लार्ज क्वांटिटी ऑफ ग्रेन इन बिग गोडाउन्स स्पेसिफिक केमिकल ट्रीटमेंट्स आर रिक्वायर्ड टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम पेस्ट एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो वहाँ पर जहाँ पे गोडाउन वगैरह हो या फिर सीलो हो, ग्रैनरी हो, वहाँ पर जो यूज किया जाता है बहुत सारे केमिकल्स जिससे हम पेस्ट को या फिर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जितने सारे होते हैं उनको डिस्ट्रॉय कर सकें और वो लोग इजीली जितने सारे हैं वो ख़राब ना करें हमारे अनाज को। फूड फ्रॉम एनिमल्स, तो कुछ ऐसे फूड हैं जो हमें एनिमल्स से भी मिलते हैं। अभी हमने पढ़ा क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, दैट मीन पूरी तरह से हमने प्लांट को पढ़ा है। यहाँ क्रॉप कहने से प्लांट को लगाना किसी एक स्पेसिफिक जगह में, लार्ज एरिया में और लार्ज स्केल से हमें प्लांट को उगाना, तो उसे हम क्रॉप कहते हैं। तो वो हो गया प्लांट। तो कुछ ऐसे प्रोडक्ट भी हैं जो हमें एनिमल से मिलते हैं। ठीक है, अब बताएं क्या क्या हैं। मिल्क से मिलता है, मिल्क मिलता है हमें काव से, बफेलो से। ठीक है, सी गोट से मिलता है, सी कैमल से मिलता है। ठीक है, मिल्क हो गई, मीट मिलते हैं हमें। ठीक है, फिश मिलता है और हो गए बहुत सारे ऑयल मिलते हैं। ठीक है, एनिमल से, तो एनिमल से बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। ये तो खाने पीने की चीज़ें हो गई और बहुत सारे ऊल वगैरह भी हैं जो पश्मीना शॉल बनता है वो गोट वगैरह से बनता है। ठीक है, तो ये जितने सारे हैं, खासकर खाने की बात करें तो मिल्क वगैरह हैं, मीट, मिल्क और हो गया फिश, ये सब खाने की चीज़ें हमें एनिमल से मिल जाती हैं। आफ्टर कंप्लीटिंग दिस टेबल यू मस्ट हैव सीन दैट लाइक प्लांट्स एनिमल ऑल्सो प्रोवाइड अस विद डिफरेंट काइंड ऑफ फूड। जिस तरह प्लांट हमें फूड प्रोवाइड करता है उसी तरह एनिमल भी करते हैं। Many people living in the coastal areas consume fish as a major part of their diet. जो लोग रहते हैं ना कोस्टल एरिया में, जैसे कि हम लोग बताएं तो कोस्टल एरिया होता है समंदरी तटीय राज्य। ठीक है, समंदरी किनारे वाले जो सारे एरिया होते हैं वहाँ पर जो रहते हैं तो वो लोग नॉर्मली फ़िश खाते हैं। इन द प्रीवियस क्लासेस यू हैव लर्नड अबाउट द फूड दैट वी ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स। अगर हम कहेंगे कोस्टल एरिया, नॉर्मली जो कोस्टल स्टेट हैं इंडिया में, गुजरात हो गया, उड़ीसा हो गया, ठीक है, केरला, तमिलनाडु, ठीक है, महाराष्ट्र, तो इतने सारे जो कोस्टल रीजन्स हैं, कुल 9 हैं कोस्टल स्टेट्स जो कि समंदर के आसपास है और वहाँ पर ज़्यादातर लोग जो हैं फ़िश खाते हैं। ठीक है, you have just seen that the process of crop production involves a number of steps like selection of seeds, sowing, etc. Similarly, animals reared at home or in farms have to be provided with proper food, shelter and care. जो भी एनिमल को हम फार्म में रखते हैं या फिर घर में डोमेस्टिक के तौर पर रखते हैं, ठीक है, हम उसका अच्छी तरह से केयर रखते हैं,
केयर करते हैं, ठीक है, उसे सही खाना देते हैं, सही जो शेल्टर प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, उसका सही केयर लेते हैं, इसके वो क्या होगा, फ़ायदा तो बहुत होता है। उनका केयर लेने से फ़ायदा ये होता है कि हमें मिल्क मिल जाता है सफिशिएंट, सब कुछ फूड आइटम्स जितने भी एनिमल से मिलने चाहिए सब हमको सभी वो प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। इसीलिए जितने भी जानवर हैं या फिर जितने एनिमल्स हैं तो उनका केयर करना ज़रूरी है। When this is done on a large scale, it is called animal husbandry। जैसे कि अगर हम प्लांट को लार्ज स्केल में ग्रो करें तो उसे जिस तरह क्रॉप प्रोडक्शन कहते हैं ना, उसी तरह एनिमल को अगर हम लार्ज स्केल में रखें, फार्म में हो या फिर घर में कोई सिस्टम करके उनका शेल्टर बनाकर, तो फिर उसको हम एनिमल हस्बेंडरी कहते हैं, ठीक है। तो फिश इज़ गुड फॉर हेल्थ, ठीक है, पहली कहती हैं फिश ना बहुत अच्छा होता है हेल्थ के लिए। वी गेट कॉड लिवर ऑयल फ्रॉम फिश, फिश से हमें क्या मिलता है, कॉड लिवर ऑयल विच इज़ रिच इन विटामिन डी, ठीक है, और कॉड लिवर ऑयल में विटामिन डी प्रेजेंट होता है, ठीक है, और सुबह के सनलाइट में भी विटामिन डी होता है। तो ऑलरेडी ये चैप्टर हमारा ख़त्म हो चुका है आज, ठीक है। इससे पहले हमने पार्ट 1, 2, 3 भी अपलोड कर दिया है, प्लेलिस्ट में है, आप जाकर डिस्क्रिप्शन में लिंक है, देख सकते हैं। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है तो आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसको फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें। और जिस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए या फिर जो आपके डाउट्स हैं या फिर जो टॉपिक को आप चाहते हैं कि अच्छी तरह आप समझेंगे तो उसे आप कमेंट में बताएं और हम कोशिश करेंगे जल्द से जल्द आपको वो वीडियो प्रोवाइड करने के लिए। इसके लिए आप बेल आइकन को दबा दें ताकि जब भी हम क्या करें वीडियो अपलोड तब आपके पास बहुत जल्द से पहुँच जाए, ठीक है। थैंक यू।